नमस्कार। जय हिंद। जय माँ भारती। कैसे हैं आप लोग? आज व्यक्ति विशेष में बात एवं चर्चा करेंगे भारत के उस महान स्वतंत्रता सेनानी की, जिन्होंने आज़ादी के लिए न सिर्फ अपने प्राणों की आहुति दी, बल्कि पूरे देश की युवा शक्ति को जगाने का कार्य किया। जी हाँ, आज चर्चा करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आईएनए पर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। स्क्रीन पर आ रही तस्वीर में जो शख्स है, क्या आप इन्हें पहचानते हैं? अच्छा, चलिए ज़रा इन्हें पहचान लीजिए। आप चाहें तो थोड़ा वक्त ले सकते हैं। ये दोनों ही 90 के दशक में भारत के प्रधानमंत्री बने थे और देश के विकास में क्रमशः इन्होंने अपना योगदान दिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात करते करते अचानक स्वर्गीय आई के गुजराल जी या फिर एच डी देवेगौड़ा की बातें क्यों करने लगा। आखिर इनका नेताजी से क्या कनेक्शन है? तो मैं आपको बता दूं कि सीधे तौर पर इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। मैंने स्वर्गीय श्री गुजराल और देवेगौड़ा जी की तस्वीर आपको सिर्फ यह एहसास कराने के लिए दिखाई है कि इस देश में हम लोग अक्सर एक दो दशक पुरानी राजनीतिक घटनाक्रम तथा राजनीतिक शख्सियत को भूल जाते हैं। अब आपको यह जानकर आश्चर्य नहीं होगा, ये यदि हमने अपने देश में 2021 में भी इसी तरह की मनोवृत्ति राजनीतिक और देश की राजनीतिक घटनाक्रम में रखेंगे, तो वह दिन दूर नहीं जब हम डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी भूल जाएंगे। फिर क्या ऐसी खास बात थी इस महापुरुष में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस में, जो लोग इनके विमान हादसे में मरने के इतने सालों के बाद भी इन्हें याद करते हैं? इन पे सरकारी रिपोर्ट तथा 2016 तक सरकारी फाइलें भी लिखी गई। आइए आज चर्चा करेंगे और नेताजी की जिंदगी एवं उनकी उपलब्धियों के मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ, जो उस वक्त बंगाल में आता था, तथा जब उड़ीसा बंगाल से अलग होकर एक अलग राज्य बना तो यह फिर आज का वर्तमान कटक उड़ीसा का भाग्य बन गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पिताजी का नाम जानकी नाथ बोस था और ये पेशे से एक वकील थे। इनका जन्म 28 मई 1860 तथा मृत्यु 1934 को हुई थी। नेताजी की माता का नाम प्रभावती बोस था। यह पेशे से एक समाज सेविका तथा सामाजिक नेता थी। लोग कहते हैं कि नेताजी ने उदार नीति एवं सबके प्रति प्रेम भाव की भावना अपनी माता से ही ग्रहण किया था। सुभाष बचपन से ही प्रतिभाशाली थे, पढ़ाई लिखाई में हमेशा अव्वल रहते थे। इन्होंने इंग्लैंड जाकर आईसीएस की परीक्षा पास की थी और इसने चौथा स्थान पर हासिल किया था। परंतु जब वो कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में थे, तब मामला थोड़ा पटासा गया था। हुआ यूं कि बचपन से ही देशभक्ति एवं राष्ट्र भावना की शक्ति से ओतप्रोत सुभाष ने एक ब्रिटिश प्रोफेसर को भारतीयों की बुराई करते तथा भारतीयों की दुर्दशा का अपमान करते पाया तो उसकी जमकर धुनाई कर दी। यहाँ से उनकी जिंदगी ने अपने अंतिम मंजिल को हासिल करने के लिए अपना पहला कदम उठा लिया। यह वह प्रथम घटना थी जो सामाजिक रूप से इस तरह सुभाष की राष्ट्रवादी विचारधाराएं खुलकर सामने आई। जब बात इंडियन इंडिपेंडेंस की हो रही हो तो ऐसा कैसे हो सकता है कि 1857 की क्रांति की बात ना हो। आखिर भूतकाल में रोपे गए बीज ही तो वर्तमान को फलित करने का कार्य करते हैं। वैसे तो सन 1857 की क्रांति को ब्रिटिशों ने दमन की नीति का सहारा लेकर दबा दिया, लेकिन उस समय के एक बहुत बड़े ब्रिटिश अधिकारी ने
क्रांतिकारियों की आंदोलन में हुई हार को लेकर अपनी डायरी में लिखा और इसकी हार की वजह इनमें समाया डर को बताया। ये लोग हमसे इतने डरते थे कि ये हमसे लड़ नहीं सकते, लेकिन जिस दिन इस देश का हर आदमी लड़ने के लिए सिर्फ एक मुट्ठी रेत ब्रिटिशों की तरफ फेंक देगा तो यह पूरा ब्रिटिश एम्पायर ही ध्वस्त हो जाएगा, क्योंकि भारत में भारतीयों की संख्या लाखों में है और भारत में बसे ब्रिटिशों की संख्या महज कुछ हजार। नेताजी भारत में बसे ब्रिटिशों का यह डर जानते थे और समय बीतने के साथ साथ समझ भी रहे थे। शायद इसलिए इन्होंने लोगों से कहा कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जी हाँ, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जो कि आगे चलकर इनका प्रसिद्ध नारा भी बना। ये वही ब्रिटिश अधिकारी हैं जिन्होंने अपनी डायरी में हार के कारणों में भारतीयों में समाया आंतरिक रूप से ब्रिटिशों के प्रति डर है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायकों में गिने जाते हैं। यह हम लोगों का दुर्भाग्य है कि नेताजी की मौत आज़ादी के कुछ साल पहले ही हो गई। उनसे तथा उनकी ज़िंदगी से जुड़े बहुत कम साक्ष्य आज हमें देखने के लिए उपलब्ध हैं। काफ़ी मेहनत करके हमने आप सभी के लिए नेताजी से जुड़ी एक वीडियो आप तक लाए हैं। यह मुख्य वीडियो का एक छोटा सा भाग है। पूरी वीडियो आप गूगल पर सर्च कर देख सकते हैं। अब आप नेताजी की बांग्ला भाषा में दी हुई उस मशहूर स्पीच का एक छोटा सा पार्ट देखेंगे। यह वीडियो YouTube पर पूरी रूप से उपलब्ध है। हमने इसका यहाँ एक अंश आपको दिखाया है। आप YouTube पे पूरी वीडियो जा कर के देख सकते हैं। प्रस्तुत है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ओरिजिनल आवाज एवं ओरिजिनल वीडियो। अधिवेशन এখন শেষ হতে চলেছে। আমার পক্ষে এটা বড়ই আনন্দের বিষয় যে এবারকার কার্যাবলী এমন নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হয়েছে। আমি যখন হরিপুরায় রওনা হই তখন অনেকের মনে এরকম আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল যে হয়তো হরিপুরায় গত সুরাট কংগ্রেসের পুনরভিনয় হতে পারে, কিন্তু এটা আমাদের পক্ষে বড়ই সুখের কথা যে ভগবানের আশীর্বাদে সেই সমস্ত আশঙ্কা অলিক প্রতিপন্ন হয়েছে। मेरा उद्देश्य आपको यह छोटा सा वीडियो भाग दिखाकर यह बतलाना था कि उस जमाने में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वाक शक्ति कितनी गुणवान और प्रतिभाशाली थी। उस जमाने से मेरा मतलब 1947 के पहले के गुलाम भारत के बारे में है, जहां व्यक्तियों को बोलने की पूर्ण स्वतंत्रता नहीं थी। यह पूर्ण वीडियो काफ़ी मेहनत से मैंने आप लोगों के लिए हासिल किया है। पूरी वीडियो आप गूगल पर जाके सर्च कर देख सकते हैं। चित्तरंजन दास इनकी प्रतिभाशाली एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुए तथा चित्तरंजन दास के कहने पर ही नेताजी ने कांग्रेस ज्वाइन किया। नेताजी के प्रभावशाली कार्यों से कांग्रेस के भीतर के लोग काफ़ी प्रभावित रहते थे। यह बात अलग थी कि कुछ मुद्दों पर उनकी सहमति गांधी जी के साथ नहीं बनती थी, जिसका मुख्यतः कारण यह था
कि आज़ादी के प्रयास को लेकर सुभाष का हिंसात्मक रवैया रखना तथा गांधी का अहिंसात्मक रवैया। आखिर क्यों बुलाते थे इन्हें नेताजी? क्या खास था इनमें? वैसी कौन सी विशेष उपलब्धियां थीं जिन्होंने इन्हें आम से खास बना दिया? व्यक्तिगत तौर पर देखा जाए तो लक्ष्य के प्रति पूर्ण लगन एवं मेहनत करना तथा निरंतर प्रयास करना तो इनके स्वभाव में था ही। और यह बात इस बात से प्रमाणित होती है कि इन्होंने आईसीएस की कठिन परीक्षा इंग्लैंड जाकर के दी और देश में चौथा स्थान लाया, लेकिन देश हित में बैरिस्टर की नौकरी छोड़ दी और राष्ट्रीय हित आंदोलन में चले आए। इन्होंने आईएनए की स्थापना की, यह बात तो हम सब जानते हैं, लेकिन यह बात हम लोग में से बहुत कम जानते हैं कि उन्होंने आईएनए की स्थापना किस तरह की। जरा सोचिए, एक शिक्षक के लिए जिसकी कक्षा में 40 छात्र बैठे हों, या लगभग अपनी वाणी से और अपनी कार्यशैली से सभी 40 विद्यार्थियों को एक साथ प्रेरित करना और फर्स्ट करवा देना कितना कठिन होगा। और अगर विद्यार्थियों की संख्या 40 न होकर 400 या फिर 4000 हो जाए तो आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कि एक ही बार में 4000 बच्चों को प्रेरित करना तथा उन्हें एक बराबर कामयाब स्थिति पर लाना कितना मुश्किल होगा। नेताजी ने परिस्थितियों के विपरीत एक साथ 40,000 सिपाहियों को संगठित किया और उनका मनोबल कुछ इस तरह बढ़ाया कि यह सिपाही न सिर्फ दुनिया की उस वक्त की सबसे बड़ी ब्रिटिश आर्मी से लड़ गई बल्कि उससे जीत भी गई। इन्होंने आईएनए का नेतृत्व करते हुए सबसे पहले पोर्ट ब्लेयर को ब्रिटिश चंगुल से आज़ाद कराया, उस पर भारत का नवनिर्मित झंडा लहराया। नेताजी ने इसका नाम स्वराज द्वीप रखा। अब पोर्ट ब्लेयर आज़ाद कराया जा चुका था उन सिपाहियों के द्वारा जिन्होंने ब्रिटिश के युद्धबंदी शिविर के कैदी के रूप में कैद थे एवं जेलों में रह रहे थे। आसान नहीं था नेताजी के लिए आईएनए तक का ये सफर। उनके जीवन पर अपनी राष्ट्रवादी सोच और विचारधारा को लोगों तक पहुंचाया। आज़ादी में अहम भूमिका निभाने वाले बोस आज़ादी की सुबह नहीं देख पाए और सैन्य संगठन कार्य में ताइवान से जाते वक्त 18 अगस्त 1944 को विमान दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। उनकी रहस्यमयी मौत के कारण ज्ञात करने के लिए विभिन्न समय पर अलग अलग समितियां बनाई गई। सुभाष चंद्र बोस ने भारत को आज़ादी दिलाने के लिए विदेशी शक्तियों का भी सहारा लिया। उन्होंने विदेशी राष्ट्रों से भी सहारा लिया एवं उनसे मैत्रिक संबंध बनाए जो कि ब्रिटिश के विरोधी होते थे या फिर उनके दुश्मन थे। सुभाष ने इन सब शक्तियों को एक करने का कार्य किया और एक साथ सारी ऊर्जा को ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ युद्ध में झोंक दिया। इस वक्त तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि नेताजी का जर्मनी कनेक्शन। उनकी मौत पर समीक्षा करने के लिए काफ़ी समितियां बनाई गईं, जिनमें से मुख्य है शाहनवाज समिति। यह 1956 में भारत के उस समय के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में बनाई गई। दूसरा था खोसला आयोग, यह 1970 में भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में बनाई गई। तीसरा मनोज मुखर्जी आयोग, यह 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय बनाई गई। इन सभी समितियों ने अपनी अपनी रिपोर्ट पेश की। 1996 में गठित समिति ने वर्ष 2016 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि मरने के इतने सालों बाद भी सुभाष चंद्र बोस को क्यों याद रखा जाता है। खैर, चाहे कुछ भी हो, देश ने अपना चमकीला होनहार तारा खो दिया था। ब्रिटिश हमेशा से ही नेताजी के विरुद्ध उन उग्र भावनाओं को बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों में पहले स्थान पर मानते थे। प्राप्त सूत्र के अनुसार क्लेमेंट एटली, जो कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, 15 अगस्त 1947 को
जब वे 50 के दशक में भारत दौरे पर आए तो इन्होंने कलकत्ता के एक बड़े अधिकारी से पूछा कि किन कारणों से ब्रिटिश ने भारत को आज़ादी दी। तब एटली के जवाब ने मुख्य कारणों में से सबसे मुख्य कारण नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आईएनए के जवानों द्वारा की गई सैन्य कार्रवाइयाँ थी। हुआ यूं कि जैसे ही नेताजी के मरने की खबर फैली थी, चारों तरफ विद्रोह मच गया। नेताजी की मौत की खबर ने तुरंत बाद आईएनए के सिपाहियों को मुकदमा करके गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें यातनाएं दी गईं। जब यह खबर ब्रिटिश रॉयल आर्मी में काम करने वाले भारतीय सिपाहियों तक पड़ी तो उन्होंने सेना के अंदर विद्रोह कर दिया। यह सारी बातें उस समय के क्लीमेंट एटली, जिन्हें आप तस्वीर में इस वक्त देख सकते हैं पाइप पीते हुए, यह पाइप पीने के काफ़ी शौकीन थे और ये 50 के दशक में कलकत्ता भारत दौरे पर आए थे। उसी वक्त उच्च सैन्य अधिकारी से बात करते वक्त उन्होंने यह बातें खोली। जब यह खबर यानी कि नेताजी के मरने की खबर ब्रिटिश रॉयल आर्मी में काम करने वाले भारतीय सिपाहियों पर पड़ी, तब उन्होंने सेना के अंदर विद्रोह मचा दिया। यही स्थिति वायुसेना तथा नौसेना में शामिल भारतीय सिपाहियों ने प्रस्तुत की। ये सभी सिपाही भारत के थे और ब्रिटिश के लिए ब्रिटिश आर्मी की तरफ से लड़ रहे थे। फौज में इन भारतीय सिपाहियों की संख्या अधिक थी, इसलिए अंग्रेज संतुलन बना पाने में नाकाम हुए। विद्रोह की खबर उस समय के सभी मुख्य समाचार पत्रों पर देखने को मिलते हैं। यह गाथा थी उस महान क्रांतिकारी की जिसने न केवल बोल से बल्कि आज़ादी के लिए अपनी जान देकर बात निभाई। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेताजी ने विभिन्न स्तर पर फौज की विभिन्न टुकड़ियों को एक करने का कार्य किया। आप देख सकते हैं कि उस समय के तमाम न्यूज़पेपर्स, तमाम अखबार उस समय के हो रहे विद्रोह एवं आंदोलनों के समाचार से भरा पड़ा होता था। भले ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज हमारे बीच नहीं रह गए, लेकिन उनके द्वारा किए गए कार्य आज भी चित्रों के रूप में जीवंत है। उस समय टाइम्स ऑफ इंडिया के अखबार का यह पेज जो आप देख सकते हैं, काफ़ी मुश्किल से हमारी टीम ने इन्हें एकत्रित किया है। काफ़ी मेहनत लगता है इन्हें एकत्रित करने में, समय लगता है नई वीडियो को लाने पर स्टूडेंट्स मित्रों, हम लोगों का प्रयास यही रहता है कि आप लोगों तक हम जो भी कंटेंट हम लोगों के द्वारा पहुंचाई जाए वह एक अच्छी और पूर्ण रिसर्च की हुई कंटेंट हो। उस वक्त की आर्मी के जवानों की तस्वीर जो कि ब्रिटिश आर्मी में थे और ये सारे के सारे भारतीय थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी की, जिसके तहत कई राजनीतिक शक्तियों को एक करने का कार्य किया गया। जीवन भर जब तक नेताजी जीवित थे उन्होंने देश हित में अनेक कार्य किए। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक यह उसका चिन्ह है जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आज़ाद हिंद फौज आईएनए के सिपाहियों की कोशिशों के कारण और नेताजी के कुशल नेतृत्व के कारण उस वक्त के ब्रिटिश इतने कमज़ोर हो चुके थे कि पहले से ही द्वितीय विश्व युद्ध में कमज़ोर पड़े ब्रिटिश अब आईएनए का दंश झेल पाने में असमर्थ थे। यह आईएनए की याद में बनाया गया एक सैल्यूट मार्क है जो कि उस समय की विजय गाथा और शौर्य गाथा को व्याख्यात करता है जो हमारे आईएनए के जवानों और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिखाई थी। स्टूडेंट्स, व्यक्ति विशेष में आज हम लोग बात कर रहे थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। आने वाली कक्षा में किसी दूसरे प्रसिद्ध शख्सियत के बारे में इसी तरह की चर्चा की जाएगी। स्टूडेंट, एक बार फिर मैं बोल दूं कि इस तरह की वीडियोस को लाने में और आप तक पहुंचाने में थोड़ी मेहनत लगती है, इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन
आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जय हिंद, जय मां।